नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए ऐसी ही एक महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो हमारी आधारित है क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बुक फर्स्ट IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चैप्टर 11 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव पर। इसमें हम चर्चा करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत, चीन तथा पाकिस्तान के विकास पथ की रणनीतियों की व्याख्या करें। तो इस प्रश्न में हम भारत, चीन तथा पाकिस्तान तीनों के ही विकास पथ की रणनीतियों की चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने विकास का कैसे प्रारंभ किया। तो देखते हैं इस प्रश्न के लिए अपने उत्तर को। तो भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए और चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। इस प्रकार तीनों पड़ोसी देशों ने अपने विकास पथ की लगभग एक सामान्य शुरुआत ही की थी, यानी कि तीनों देश की जो स्वतंत्रता है वो लगभग समान ही थी और तीनों ने समान समय में ही विकास प्रारंभ भी किया था अपने अपने देशों में। और इन पड़ोसी देशों की वृद्धि की रणनीतियों में दो महत्वपूर्ण सामान्य तत्व भी थे जो निम्नलिखित है, यानी कि जो तीनों देशों ने मुख्य तत्व निभाए थे एक ही समान ही थे। वो तत्व हैं नियोजन, पंचवर्षीय योजना और आर्थिक सुधार। तो तीनों देशों ने मूल विकासात्मक रणनीति के रूप में नियोजन को अपनाया, यानी कि तीनों देश ने ही प्राय नियोजन के मार्ग को अपनाया था अपने अपने देशों के विकास के लिए। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को 1951 में, चीन ने 1953 में तथा पाकिस्तान ने 1956 में अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। और पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजनाओं को मध्यकालीन योजनाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ने पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग अपनाया, यानी कि नियोजन करके विकास करने की रणनीति अपनाई, जिसकी समानता प्राय तीनों देशों में ही देखने को मिलती है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, तीनों देश अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहे, यानी कि जो तीनों देशों में दूसरी समानता थी वो यही थी कि तीनों ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित थे। तीनों ने ही जो मुख्य क्षेत्र के रूप में अर्थव्यवस्था को अपनाया था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर ही उनकी निर्भरता थी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस पार्ट से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेबल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि तालिका आधारित प्रश्न इस चैप्टर से ज़रूर कोई ना कोई पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि तालिका पर आधारित है। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें दिए गए उसके आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारी टेबल है जिसमें हमें बताया गया है देश, अनुमानित जनसंख्या, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि और लिंग अनुपात। अब ये आंकड़े हमें दे रखे हैं और हमसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे कोई भी। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि तीनों देशों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर पर टिप्पणी करें, यानी कि भारत, चीन और पाकिस्तान ये तीन देश हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर पर हमें टिप्पणी करनी है, यानी उनके बारे में बताना है। और दूसरा प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक विषम लिंगानुपात है। तो हमें लिंगानुपात के आंकड़े भी दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि किस देश में सबसे ज़्यादा विषम, यानी कि महिलाओं के फेवर में ना होना, उसे कहते हैं लिंग अनुपात। प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। तो हमें विषम लिंग अनुपात बताना है दूसरे प्रश्न में। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं। हमें प्रश्नों के उत्तर प्राय आंकड़ों के आधार पर और कारण बताते हुए देने हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, तो उपरोक्त तालिका के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर पाकिस्तान में सबसे अधिक है, जो प्रतिवर्ष 2.1% है, और भारत और चीन के लिए भी यह दर क्रमशः 1.2% और 0.5% है। चीन में जनसंख्या की वृद्धि दर
भारत और पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी कम है। हमें आंकड़ों में दे रखा है कि जो भारत है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 है, पाकिस्तान में 2.1% है और वही जो चीन है उसमें 0.5% है। चीन में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसका कारण भी हमें बताना है, क्योंकि जो तालिका बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें आंकड़ों के अनुसार ये तो बताना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेकिन उसका कारण भी देना होता है। तो अब हमें बताना है कि भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या दर प्राय ज़्यादा है लेकिन चीन में जनसंख्या दर कम है। तो वो क्यों कम है? तो उसका कारण है 1979 में उसके द्वारा अपनाई गई एक शिशु नीति का परिणाम, यानी कि चीन ने 1979 में एक संतान नीति अपनाई थी, जिसके कारण चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण पा लिया। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमें बताना था तीनों देशों के मध्य जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी देनी थी। तो हमने बताया भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है और चीन में कितनी है, और चीन में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो क्यों कम है उसका कारण भी हमने पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न, तो हमारे दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि किस देश में सबसे अधिक विषम लिंगानुपात है। तो अब हमें बताना है लिंगानुपात के बारे में। तो देखते हैं अपने तालिका के आंकड़ों के आधार पर कि हम कैसे दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हमें लिंगानुपात के आंकड़े भी दे रखे थे तालिका में, जो 929, 941 और 947 करके थे। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न में हम विषम लिंगानुपात का कैसे वर्णन करेंगे। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो हम इस प्रश्न के उत्तर की स्टार्टिंग करेंगे। ऊपर बताए गए देशों में से भारत में सबसे विषम लिंगानुपात है। जो भारत का लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा विषम है, क्योंकि भारतीय परिवारों द्वारा लड़कों को प्राथमिकता अधिक दी जाती है। जैसा कि हमें पता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसमें लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियों के महत्व है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन इस टेबल के अनुसार हमें यही उत्तर में लिखना है कि भारत का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, क्योंकि तीनों देशों में से भारत का लिंगानुपात 929 है और चीन का 941 तथा पाकिस्तान का 947 है। तो विषम लिंगानुपात है सबसे अधिक भारत का। तो इसी के साथ हमारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको ये सारणी आधारित प्रश्न भी समझ में आया होगा। इस चैप्टर में से प्राय टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिनके पूछे जाने की आशंका हो सकती है। तो देखते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यही कि चीन द्वारा अपनाई गई GLF और GPCR की नीतियाँ क्या हैं। तो चीन द्वारा अपनाई गई दोनों नीतियों का हमें वर्णन करना है। GLF जिसे हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कहते हैं और GPCR जिसे हम महान सर्वहारा क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी। तो हमें इस प्रश्न में इन दोनों ही नीतियों का वर्णन करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो चीन द्वारा अपनाई गई GLF और GPCR की नीतियाँ निम्नलिखित था। GLF जिसे हम कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यह 1958 में देश के सभी भागों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए शुरू की गई थी। यह चीन द्वारा अपनाया गया एक अभियान था जिससे वह अपने औद्योगिक विकास को तेज करना चाहता था, जिसमें चीन ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित किया गया था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति के तहत जो महत्वपूर्ण कार्य किया था चीन ने, वो ये था कि लोगों को जागरूक किया था उद्योगों के प्रति, लोगों को आर्थिक विकास के प्रति उसने जागरूक किया था और लोगों को प्रेरित किया था कि वे अपने घर के पीछे खाली पड़े स्थान पर प्राय छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करें। तो जिसके कारण की जो औद्योगिक क्रांति आई थी चीन में, उसे बहुत महत्व दिया गया और इस नीति ने चीन के औद्योगिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब हमारी दूसरी नीति है GPCR जिसे हम ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति है। तो GPCR एक सार्वजनिक और सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति है। यह क्रांति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग द्वारा 1965 में प्रारंभ की गई थी। यानी कि जो GPCR की क्रांति है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग ने शुरू की थी 1965 में और ये 1976 तक जारी रही थी और ये 1976 तक चली थी। इसके अंतर्गत
छात्रों और विशेष निपुणता हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया था। तो यह नीति जीपीसीआर शुरू की गई थी प्राय जब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया था किसी विवाद के चलते। तब चीन ने, ताकि उसका जो औद्योगिक कल्चरल और रिवॉल्यूशन जो उसने शुरू किए थे वो प्रभावित ना हो, इसलिए उसने अपने छात्रों को और कुछ विशेषज्ञों को गांव में भेजा था ताकि वो विशेष निपुणता और अध्यक्षता हासिल कर सके, एक कुशल विशेषज्ञ बन सके, ताकि वो प्रौद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण के इस युग में अपना पूरा योगदान दे सके। तो ये थी जीपीसीआर की नीति जो प्राय 1965 में शुरू की गई थी और 1976 में चली थी। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और जीपीसीआर की नीति दोनों ने ही चीन के जो विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न यह है कि चीन में कम्युनिस्ट सिस्टम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमें चीन के कम्युनिस्ट सिस्टम पर एक टिप्पणी लिखनी है। कम्युनिस्ट सिस्टम यानी कि चीन में जो खेती करने का एक मेथड कम्युनिस्ट सिस्टम था जिसमें प्राय सहयोगात्मक कृषि की जाती थी। ये सभी लोग मिलकर एक कृषि करते थे जिसे कम्युनिस्ट फार्मिंग भी कहा जाता था। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो ग्रामीण इलाकों में कम्युनिस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण इलाके से कम्युनिस्ट सिस्टम की शुरुआत की थी जिसके तहत लोग सामूहिक रूप से ज़मीन पर खेती करते थे। सामूहिक यानी कि सामुदायिक रूप से कृषि करते थे एक बड़े से भूमि के भाग पर। तो कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था। इन भूखंडों को अलग अलग परिवारों को खेती के लिए आवंटित किया गया था। इनका आवंटन प्राय उत्पादन के लिए था, ना कि स्वामित्व के लिए। तो कम्युनिस्ट कृषि की जाती थी। भूखंडों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक भूखंड उस क्षेत्र में निहित परिवारों की संख्या के अनुसार किया गया था और एक एक परिवार को एक एक भूमि का हिस्सा दे दिया गया था। और ये जो विभाजन किया गया था, आवंटन किया गया था, ये प्राय सिर्फ इसका जो उद्देश्य था वो था कृषि करना, उत्पादन करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान करना। इसके अतिरिक्त परिवारों को निर्दिष्ट करों का भुगतान करने के बाद भूमि से प्राप्त संपूर्ण आय को रखने की अनुमति दी गई थी। 1958 में लगभग सभी कृषि आबादी को कवर करने वाले 26,000 कम्यून थे, यानी कि कम्युनिस्ट कृषि में लगे कुल कृषक थे 26,000, जिनकी संख्या 26,000 थी 1958 के डाटा के अनुसार। तो सिस्टम के परिणाम स्वरूप चीन में खाद्यान्न का भी अधिक समान वितरण हुआ है। तो 1958 के डाटा के अनुसार 26,000 किसान थे जो कम्युनिस्ट फार्मिंग में संलग्न थे। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रश्न में हमने कम्युनिस्ट सिस्टम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी देनी थी जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें चीन के कम्युनिस्ट सिस्टम यानी कि जो कम्युनिस्ट फार्मिंग थी जिसे हम सामूहिक कृषि भी कहते हैं उसका वर्णन किया गया था और उसने चीन की आर्थिक बहाली में उसके विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये भी बताया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तो इस प्रश्न में हमें बताना है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कहा जाता है ये क्या है, ये चीन में क्यों स्थापित किए गए थे। तो इस प्रश्न में हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बताना है जिसे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं, जिनकी स्थापना 1978 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति की बहाली के लिए की थी। तो देखते हैं इस प्रश्न के लिए अपने उत्तर को। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष आर्थिक नीतियाँ और लचीले सरकारी उपाय दिए गए हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक नीतियाँ प्रदान की गई और सरकार द्वारा इनमें करों में बहुत कमी आती है यदि इनके अंडर हम किसी उद्योग को लगाते हैं। ऐसी नीतियां और उपाय विदेश निवेश संस्थानों को विशेष कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो विदेशों से आने वाले निवेशकर्ताओं को विशेष कर और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और कई प्रकार की सस्ती सेवाएं भी मुहैया करवाते हैं जिससे वो उस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को चीनी जनवादी
गणराज्यों द्वारा विदेश पूंजी निवेश को आकर्षित करने और उपयोग करने के लिए बनाया गया था। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बताया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विशेष आर्थिक क्षेत्र ये वे क्षेत्र होते हैं जिनमें प्राय सरकार सस्ती नीतियाँ प्रदान करती है, सस्ती सुविधाएं प्रदान करती है विशेष निवेशकर्ताओं को। विशेष इकोनॉमिक्स जोन्स ये उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां पर औद्योगिक पिछड़ापन होता है। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तो हमें 7वें प्रश्न में बताना है कि पाकिस्तान में विकास की गति प्राय धीमी रही है, इसके मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, जो कभी ही ऊपर जाता है, जिसका विकास कभी वो नीचे फिर से आ जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था कभी विकसित हो जाती है, कभी फिर वो वहीं वापस आ जाती है। तो इसके कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों की वजह से जो पाकिस्तान का विकास है वो प्राय स्थिर यानी कि स्थायी होता जा रहा है। तो पाकिस्तान में विकास की धीमी गति के कारणों की हमें इस प्रश्न में चर्चा करनी है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो पाकिस्तान में विकास की गति के धीमी होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास प्राय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तथा विदेशों से मिलने वाले लोन पर ही आधारित है। जब तक पाकिस्तान को विदेश से लोन व अन्य सहायताएं प्राप्त होती रहती हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विकास में रहती है, लेकिन जब उसे सहायता मिलना बंद हो जाती है तो फिर वहीं आ जाती है। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास है वो उसकी प्रौद्योगिकी, उसकी तकनीकों पर आधारित नहीं है, उसके द्वारा अपनाई गई नीतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायताओं, लोन और विदेशों में रह रहे उनके कुछ व्यक्ति जो प्राय वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं उन पर ही आधारित है, जो यदि जब तक मिलती है तब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विकास में रहती है, और जब वो मिलनी बंद हो जाती है तो वो वहीं पर आ जाती है। तो अब हम देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट को। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान के धीमे विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण वहाँ पर पर्याप्त भ्रष्टाचार और सैन्य शासन है। तो पाकिस्तान में हमें पता है कि भ्रष्टाचार और सैनिक का जो शासन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का महत्वपूर्ण कारण वहाँ पर भ्रष्टाचार और सैन्य शासन को भी माना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता को भी पाकिस्तान के धीमे विकास का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पाकिस्तान के विकास प्राय विदेशों से प्राप्त की जाने वाली उधार और प्रशोधन पर आधारित है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो विकास है वो प्राय विदेशों से प्राप्त होने वाले उधार यानी कि लोन और प्रशोधन, जिसे हम रेमिटेंसेस भी बोलते हैं, उन्हीं पर आधारित है। तो ये पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान में धीमा विकास किन किन कारणों से है। तो पाकिस्तान जो कि भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत जितना विकसित नहीं हो पाया है, जिसके ये निम्नलिखित कारण हैं जिनकी हमने इस प्रश्न में चर्चा की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है और ये पेपर में पूछे जाने की भी थोड़ी उम्मीद है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चाहिए आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि चाहिए आपको हमारी वीडियो सबसे पहले। तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।